नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल चतुर्वेदी है और आज हम लोग प्राचीन इतिहास की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द प्राचीन इतिहास को पढ़ के समझ के ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि हमारी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न प्राचीन इतिहास या आधुनिक इतिहास से उठाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति को समझते समय कुछ तथ्यों को हमें ध्यान से दिमाग में रखना होगा और इन्हीं तथ्यों को के सहारे ही हम पूरी वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। तो वेदों को आर्यों का रचयिता माना जाता है। साथ ही बहुत समय तक यह समझा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृति के विकास में आर्यों की प्रमुख भूमिका रही। तो शुरुआती खोजों में जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए और शुरुआती खोज की तो उनको ऐसा लगता था कि आर्यों से पहले भारत में किसी भी प्रकार की सभ्यता विकसित नहीं थी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही भारत में सिंधु सभ्यता की खोज हुई और तब यह माने गया कि नहीं, सिंधु घाटी एक ऐसी भी सभ्यता थी जो आर्यों से काफ़ी पहले की थी और आर्यों से काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में थी। ऋग्वेद के अध्ययन से ऐसा नहीं लगता है कि यह सभ्यता बहुत विकसित थी। अगर ऋग्वेद का अध्ययन काफ़ी सूझबूझ के साथ किया जाता है तो इस प्रकार के तथ्य निकल के सामने आते हैं कि यह सभ्यता काफ़ी विकसित या उन्नत अवस्था में नहीं थी। अमूमन जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में लगभग 300 सालों का अंतराल रहा, यानी कालक्रम की दृष्टि से वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद की है। इस और विकास की प्रक्रिया समय के साथ साथ चलती रहती है। अर्थात यदि हम कहें कि सिंधु सभ्यता को कम विकसित होना चाहिए था और वैदिक सभ्यता को अधिक विकसित होना चाहिए था, लेकिन प्रमाण कुछ और ही कहते हैं। प्रमाण यह कहते हैं कि एक तरफ सिंधु सभ्यता जहां नगरीय थी, वहीं दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। साथ ही साथ सभ्यता की तमाम ऐसी विशिष्ट भौतिक विशेषताएं ऐसी हैं जो भारत के विभिन्न भागों में पाई गई ऐतिहासिक संस्कृतियों में मौजूद थी, जिसका वैदिक काल से कोई संबंध नहीं है। वैदिक संस्कृति के अवशेष जहाँ जहाँ मिले हैं और वैदिक काल के पहले के अवशेष भारत में जहाँ जहाँ प्राप्त होते हैं, यहाँ से प्राप्त तथ्यों और पुरातात्विक स्रोतों और साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वैदिक सभ्यता के जो तत्व हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक सभ्यता से पहले की संस्कृतियों में पहले से विद्यमान थे। और ये भी कहा जा सकता है कि उन संस्कृतियों का कोई संबंध दूर दूर तक वैदिक सभ्यता से नहीं था। यानी भारतीय इतिहास का प्रारंभ यदि हम सिर्फ वैदिक सभ्यता से मानते हैं तो यह बात बिल्कुल निराधार है। वेद शब्द को संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक, वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से लिया गया है और इसका अर्थ ही है ज्ञान, नॉलेज। वेदों में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है। वेदों में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है। अब यहाँ पर श्लोक क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे घर में जो पूजा अर्चना होती है उसमें सामान्यतः जिन मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं हम लोग उनको श्लोक समझ लेते हैं। हालांकि वो श्लोक हैं, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से श्लोक क्या थे। अब देखिए कि वेदों में जिन श्लोकों की रचना है, पहले तो उसकी रचना किसी एक कवि ने नहीं की, बल्कि इसकी रचना तमाम महर्षियों ने की और उनके परिवारों ने की, साथ ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी की थी। और ये श्लोकों की रचनाएं परिवार ने देवी देवताओं के सम्मान में की। अब चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। देखिए, चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कह दिया जाता है। अब जैसे या तो हम बोले कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, या तो हम चारों को अलग अलग उच्चारित करें, या तो अगर चारों को जब एक साथ उच्चारित करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए एक नया शब्द आया, संहिता। तो जहाँ पर संहिता वर्ड का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपको इस बात को अपने आप अंडरस्टूड कर जाना है कि यहाँ पर बात चारों वेदों की जा रही है। और चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्योंकि ये उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक थे। वेद क्या है? वेद अपने समय के मौखिक परंपरा के प्रतीक है। मौखिक परंपरा के प्रतीक कैसे हैं कि चूंकि देखिए क्या होता था कि जो वेदों के श्लोक थे उनको मौखिक रूप से
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था, यानी उनका बार बार पाठ किया जाता था, बार बार उसको रिपीट किया जाता था, आप अपनी भाषा में अगर कहना चाहें तो। और इस रिपीटेशन के फलस्वरूप होता क्या था, ये चीज़ें कंठस्थ हो जाती थी, लर्न हो जाती थी, एकदम दिमाग पे बैठ जाती थी। क्योंकि लिखने वखने की प्रथा तो उस समय थी नहीं, आज की तरह कार्डबोर्ड या पेपर वगैरह तो उपलब्ध थे नहीं, तो चीज़ों को याद कर लिया जाता था। और ऋषि मुनि इन्हीं श्लोकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया करते थे। इस वजह से इनको संहिता भी कहा गया। अपरुषेय कहने का भी रीजन यही है। अपरुषेय कहने का रीजन है कि इनको रचा नहीं गया है, बल्कि ईश्वर ने इन चीज़ों को, मतलब वेदों को रचा नहीं गया है, बल्कि ईश्वर ने इन्हें धरती पर भेजा है। हालांकि इस तरह की चीज़ें और भी धर्मों में, और भी धर्मों के ग्रंथों के बारे में हमको मिलती है, और वैसी ही चीज़ें हमारे यहाँ दुनिया के एक सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे पुराने वेद और ग्रंथ में भी मिलती है हमको। ठीक, आगे देखते हैं क्या था। एक बात और जो है महत्वपूर्ण वेदों के बारे में ये है कि वेदों का संकलन करना और वेदों को लिखा जाना ये अलग अलग चीज़ें हैं। संकलन करने का मतलब हो गया कि जो श्लोकों में शब्द हैं उनको इकट्ठा करना, यानी जो श्लोक हैं उनकी रचना तो पहले हो गई थी और वो मौखिक परंपरा के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले भी जा रहे थे, लेकिन उनको संकलित उनकी रचनाएं बाद में की गई, अर्थात उनको लिखा बहुत बाद में गया। यानी जब इनकी रचना हुई थी तब इनको नहीं लिखा गया था, बल्कि उसके सैकड़ों सालों के बाद इनको एक किताब के रूप में लिखा गया। वही किताब आज हमारे सामने वेदों के रूप में है। तो जिस समय इनको संकलित किया गया उस समय इनको लिखा नहीं गया था। इसी कारणवश किसी भी संहिता के काल को पूर्ण रूप से निश्चित नहीं किया जा सका है। बस इनका जो काल निर्धारण है, काल निर्धारण का मतलब है कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, अथर्ववेद, सामवेद की, इन वेदों की रचनाएं कब हुई, ये एकदम ठीक एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि एक समय की प्रक्रिया के अनुसार लंबे समय में अलग अलग वेदों और अलग अलग मंत्रों और अलग अलग श्लोकों की रचना हुई और एक समय आकर इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लिया गया। विद्वानों का क्या मत है? विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, जो ऋग्वेद से भी पहले की रचना है, में समान भाषा का प्रयोग किया गया। विद्वान देखिए, दुनिया के प्राचीनतम वेदों की बात करें तो उसमें जिंद अवेस्ता की बात आती है। देखिए, जिंद अवेस्ता ईरानी, यानी ईरानी कह लीजिए कि जो जरथुस्त्र हैं, जो ईरानी हैं, वहाँ का ग्रंथ है। जिस तरह से हमारे यहाँ वेद है और उसी तरह से वहाँ का अवेस्ता है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा भाषाई समानता पाई गई हैं। इस वजह से ये माना जाता है कि ये दोनों जो ग्रंथ हैं लगभग एक ही तरह की सभ्यताओं के द्वारा रचित किए गए हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि दोनों में जिन देवी देवताओं की कल्पना की गई है वो भी लगभग समान तरह की शक्तियाँ रखते थे और समान तरह की उनकी वेशभूषाएं हुआ करती थी। वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ, जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है इन चीज़ों के बारे में। अब देखिए, एक जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, इस चीज़ से लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे कि सप्त सिंधु प्रदेश की बात, सप्त सिंधु प्रदेश यानी आपका जो पंजाब का एरिया है, यानी जहाँ पर वो 7 नदियाँ हैं। कौन कौन सी 7 नदियाँ हैं? जो पंजाब की 5 नदियाँ और सिंधु जो वाला एरिया है, यानी भारत का जो पश्चिमी स्तर है, इस एरिया है, वहाँ पर कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी रचना इस प्रदेश में की गई। और इनमें प्रमुख विद्वान डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। दूसरे, ब्रह्मर्षि देश को पंडित गंगानाथ झा मानते हैं। कश्मीर अथवा हिमालय में इन वेदों की रचना हुई, ऐसा अनुमान LD कल ने लगाया है। देविका प्रदेश जो है वो देविका प्रदेश में रचना हुई, ऐसा DS त्रिवेद कहते हैं। तिब्बत में दयानंद सरस्वती बताते हैं। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। अब यूरोप में हंगरी और डेन्यूब नदी के क्षेत्र को P. गैल्स बताते हैं। जर्मनी में हर्ट और पेंका बताते हैं। दक्षिणी रूस में गार्डनसाइड। अब देखिए, हम लोग क्या इनके मतों की समीक्षा कर सकते हैं या समालोचना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक एक को हम लोग देखते हैं कि ऐसा इन्होंने अनुमान क्यों किया, या कि सप्त सिंधु प्रदेश में ही इनका क्यों माना गया कि इनकी रचनाएं सप्त सिंधु प्रदेश में ही। तो उनके इस चीज़ को समझने के लिए हमको सबसे पहले विद्वानों ने क्या तथ्य दिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा।